नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र। तो प्रारंभ में समय जो दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया गया है और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, आ और बा। प्रश्न पत्र आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसमें सही विकल्प चयन करके उमार शीट पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले का पूर्ण रूप से काला करना है। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित हैं और प्रश्न पत्र के खंड आ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तथा खंड बा के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके अंक निर्धारित हैं। जैसे बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए 20 जो पूर्णांक है वो 20 अंक का है। और पहला प्रश्न देखते हैं कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? भारतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, शुक्ल युग के या शुक्लोत्तर युग के? तो बाबू गुलाब राय जो हैं वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, चिंतामण किस विधा की रचना है? निबंध विधा की है, कविता है या नाटक है या कहानी है? तो चिंतामण जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न देखेंगे, गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद की, निराला की या हरकृष्ण प्रेमी की? तो गबन जो है वो मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है। गबन और गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद का प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समय अवधि क्या है? 1936 से 1943, 1919 से 1938, 1900 से 1918 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की जो है समयावधि है 1919 से 1938 तक। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है या रेखा चित्र है? तो नीड़ का निर्माण फिर जो है वो आत्मकथा विधा की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस विधा की रचना है? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग या छायावादी युग? तो प्रिय प्रवास जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है जो द्विवेदी युग की है। अगला प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की, हरिवंश राय बच्चन की या सुमित्रा नंदन पंत की? तो मधुशाला, मधुबाला ये सब किसकी रचनाएं हैं? मधुशाला और मधुबाला जो है वो किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन की है। अगला प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? सियाराम शरण गुप्त की, मैथिली शरण गुप्त की, जयशंकर प्रसाद की या महादेवी वर्मा की? तो भारत भारती किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? आधुनिक काल यानी कि काल विभाजन जो किया गया है वो पहला आदिकाल, फिर पूर्व मध्यकाल अथवा भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल अथवा रीतिकाल, फिर आधुनिक काल। तो आधुनिक काल को पूछा गया है तो पहला विकल्प है सन 1843 से अब तक, 1643 ईस्वी से 1843 तक, सन 1918 से 1936 तक और 1936 से 1943 तक। तो इसमें से सही विकल्प क्या होगा? सन 1843 से अब तक। अगला प्रश्न है, मतिराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल? तो मतिराम जो हैं वो रीतकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हास्य रस का स्थायी भाव है, शोक है, रति है, हास है या निर्वेद है?
तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास्य होता है। अगला प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोनी गात, मनोनील मन शैल पर आता प्रयोग प्रभात। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, रूपक अलंकार है या श्लेष अलंकार है? तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। या जहाँ मन मानो जन जानो इस प्रकार के वाचक शब्द आते हैं तो वहाँ भी कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 3, 2, 4 या 5? तो रोला छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? वी, मान, अक या आ? तो आकर्षण में कौन सा शब्द है? आ उपसर्ग है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2, 6, 5, 3? तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धति प्रत्यय। अगला प्रश्न है, पीताम्बर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है या तत्पुरुष समास है? तो पीताम्बर पीला है वस्त्र, ठीक है, पीले वस्त्र वाले, ठीक है। तो यहाँ क्या है? विशेषता बताई जा रही है, तो वहाँ पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, आंसू का तत्सम रूप है? तो अश्रु, अंशु, रोना, आँख। तो आंसू का तत्सम क्या होता है? अश्रु होता है। अगला प्रश्न है, यण संधि का सूत्र है? आद्गुणा, आकाशवर्णे दीर्घा, इको यणच या वृद्ध रेची? तो यण संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? इको यणच। अगला प्रश्न है, फलस्य शब्द का वचन एवं विभक्ति है? तो षष्ठी विभक्ति एक वचन, सप्तमी विभक्ति द्विवचन, षष्ठी विभक्ति बहुवचन या चतुर्थी विभक्ति बहुवचन? तो फलस्य शब्द का में वचन और विभक्ति है षष्ठी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है, अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है? तो द्विवचन प्रथम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन या मध्यम पुरुष द्विवचन? अपठत, तो ये कौन सा लकार है? लंग लकार है और प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। क्या सही होगा? प्रथम पुरुष एक वचन। अगला देखेंगे, वर्णात्मक प्रश्न है खंडवा, जिसका पूर्णांक क्या है? 50। इसका पूर्णांक क्या है? 50 है। 50 नंबर के जो प्रश्न आएंगे वो वर्णात्मक प्रश्न होंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है ये प्रश्न पत्र मॉडल पेपर बना हुआ है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। जैसे पहले 11 और 12 में था उसी प्रकार का प्रश्न पत्र अब 10 में भी आएगा। गद्यांश को देखते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोगों में ही मित्रता हो सकती है। समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिससे वह गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त के साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीत विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। तो पहला प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में संदर्भ लिखिए। उपर्युक्त पद्यांश का जो है संदर्भ लिखना है। तो यहाँ किस पाठ का है? पाठ का नाम क्या है? इस पाठ का नाम क्या है? मित्रता। पाठ का नाम क्या है? मित्रता। और लेखक कौन है? लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल जी। इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी।
तो संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य संकलन की मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंशों की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक कहता है कि इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों में मित्रता होती है, बल्कि अलग अलग स्वभाव के और अलग अलग रुचियों के अर्थात अलग अलग चीज़ों को पसंद करने वाले लोगों में भी मित्रता हो जाती है। और समाज की विभिन्नता देखकर या लोग समाज में अपने से भिन्न लोगों को देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और उन्हें अपना मित्र बना लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? तो आंसर में लिखेंगे कि लेखक के अनुसार लोग जो हैं, जो गुण हम में नहीं होता है वो हम चाहते हैं कि वो गुण हमारे मित्र में हो, और जो निर्बल होते हैं वो बली का, और जो धीर होते हैं वो उत्साही का साथ करते हैं। तो ये गुण देख करके एक दूसरे की ओर लोग आकर्षित होते हैं। अगला गद्यांश है, हे भगवान, तब के लिए विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस, पिताजी क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर अब न बचा रह जाएगा जो ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? यह असंभव है। फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। तो पहला प्रश्न क्या है? उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो यह किस पाठ का है? यह जो है ममता नामक पाठ से है, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। इसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। तो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी गद्य संकलन की ममता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला प्रश्न है, गद्यांश की रेखांकित अंश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में ममता जो है वो अपने पिता से कहती है कि हे पिताजी, आप ये जो धन एकत्रित कर रहे हैं, जो स्वर्ण ले रहे हैं, ये परम पिता अर्थात ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस करना ठीक नहीं है। हे पिताजी, क्या हमको भीख नहीं मिलेगी? क्या इस भूपृष्ठ पर, क्या इस भूमि पर कोई भी हिंदू जीवित नहीं रहेगा जो इस ब्राह्मण को भीख दे सके? अगला प्रश्न है, ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है? तो आंसर में लिखेंगे कि पहले से ही आयोजन करना, ठीक है, नियोजन करना, पहले से ही धन संपदा एकत्रित करना ममता के द्वारा ईश्वर के विरुद्ध बताया गया है। प्रश्न नंबर 2 है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो पद्यांश क्या है? चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुन बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिह पाई। तो उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो यहाँ किस पाठ का है? यह जो है पद नामक पाठ से है, और जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं सूरदास। तो
संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन की पद नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक सूरदास जी हैं। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो बहिरू सुने गूंग पुन बोले रंक चले सिर छत्र धराई। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा होती है तो बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंग पुन बोले, गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, और रंक अर्थात भिखारी भी अपने सिर पर छत्र धारण कराकर चलने लगता है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो देखेंगे कि चरण कमल बंदो हरिराई। तो चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। अगला पद्यांश देखते हैं, सुन सुंदर बैन सुधारस सानी, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन तिन्ह समुझाए कछु मुस्काई चली। तुलसी तहि अवसर सोह रवें अवलोकत लोचन लाहुवली, अनुराग तड़ाग में भान उदय बिकसी मन मंजुल कंज कली। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो यहाँ किस पाठ का है? वन पथ पर, वन पथ पर, वन पथ पर। और इसके कवि कौन है? कवि कौन है? तुलसीदास। इसके कवि जो हैं वो तुलसीदास हैं। तो संदर्भ क्या हो जाएगा मित्रों? प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य संकलन के बनपथ पर नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि तुलसीदास जी हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियों में भगवान श्री राम के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके नेत्र इतने सुंदर लग रहे हैं जैसे अनुराग तड़ाग में भान उदय, जैसे अनुराग यानी प्रेम रूपी सरोवर में सूर्य उदित हो गया है। बिकसी मन मंजुल कंज कली, और ऐसे लग रहा है कि मानो सुंदर कमल की कलियां विकसित हो गई हैं। अगला प्रश्न है, अनुराग तड़ाग तथा मन मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है? तो अनुराग तड़ाग में कौन सा अलंकार है? यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, प्रेम रूपी सरोवर। और मन है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, मन मानो जन जानो। और कंज कली यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा मित्रों? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो 2 नंबर का संदर्भ और 3 नंबर का हिंदी में अनुवाद है। तो पहला गद्यांश है, एषः नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृतस्य भाषायास केंद्र स्थलमस्ति। तो यहाँ किस पाठ का है? यहाँ वाराणसी नामक पाठ का है मित्रों। यहाँ वाराणसी यानी प्रथम पाठ का है। तो इसका संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका की वाराणसी नामक पाठ से अवतरित है। और हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि एषः नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृतस्य भाषायास केंद्र स्थलमस्ति। एषा नगरी, यह नगरी भारतीय संस्कृति भारतीय संस्कृत संस्कृत भाषायास और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थलमस्त केंद्र स्थल है। यह नगरी भारतीय संस्कृत और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। यत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतिस आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। प्रसृता मतलब फैला रही है, सर्वत्र मतलब सभी जगह।
इस प्रकार संस्कृत वाङ्मयस, संस्कृत साहित्य, संस्कृतेश और संस्कृत का आलोका प्रकाश सर्वत्र प्रसृता चारों ओर फैला रही है। मुगल युवराजा दारा शिकोहा अत्र आगत भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम आकुरुत। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्र आगत, यहाँ आकर के भारतीय दर्शन शास्त्राणाम, भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययनम अकरोत, अध्ययन किया। एतेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत, इसके ज्ञान से इस प्रकार प्रभावित हुआ यत्कि तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम कारितः, इस उपनिषद का अनुवाद फारसी भाषा में कराया। अगला गद्यांश देखते हैं मित्रों। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति। अब यह किस पाठ का है? तो यहाँ क्या है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से है। तो पहला प्रश्न इसका संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत परिचायिका की भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है। और हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मानव जीवन संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन का संस्कार ही संस्कृत है। अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनम संस्कर्तुम महानतम प्रयत्नम अकुर्वन्। हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन के संस्कार के लिए महान प्रयास किया। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान आचारान् विचारान् च आदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। उन्होंने हमारे जीवन के संस्करणाय, संस्कार के लिए यान जो आचार विचारान् च आदर्शयन्, आचार और विचारों को प्रदर्शित किया, तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति, वह सब हमारी संस्कृत है। अगला प्रश्न नंबर 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मानम हित्वा प्रियो भयत क्रोधम हित्वा न सोचत। तो इसके इस पाठ का है? जीवन सूत्राण नामक पाठ का है। तो संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत परिचायिका की जीवन सूत्राण नामक पाठ से अवतरित है। हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे मानम हित्वा प्रिय भवत क्रोधम हित्वा न सोचत। मानम मतलब अभिमान को त्याग करके लोग प्रिय हो जाते हैं। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध का त्याग करके शोक नहीं करते हैं। कामम हित्वा अर्थवान भवति, इच्छा का त्याग करके धनवान हो जाते हैं। लोभम हित्वा सुखी भवेत, और लोभ को त्याग करके सुखी हो जाते हैं। अगला है सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया। तो यह जो है भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। तो संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ पुस्तक संस्कृत परिचायिका की भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। और हिंदी में अनुवाद हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे सर्वे भवन्तु सुखना, सभी सुखी हों। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हों। सर्वे भद्राण पश्यन्तु, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत, और कोई भी इस संसार में दुखी ना हो। अगला प्रश्न है अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यह खंड काव्य जो है वो 3 नंबर का है और इसमें जो है 2 प्रश्न में से किसी एक प्रश्न को करना होगा। और इसमें जो है लगभग या तो नायक का चरित्र चित्रण या सभी सर्गों में से कोई एक सर्ग का सारांश या पूरे खंड काव्य का सारांश पूछा जाता है। जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, जय सुभाष। तो जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण कीजिए या जय सुभाष खंड काव्य के प्रथम सर्ग का कथानक लिखिए। तो मित्रों जो आपके यहाँ जो भी खंड काव्य चलता है उसके
उसका सारांश याद कर लेंगे, सभी सर्गों का सारांश याद कर लेंगे और नायक का चरित्र चित्रण। अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल में से किसी एक लेखक का जो है जीवन परिचय आपको देना है। तो 3 नंबर जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर जो है आपको रचनाओं के लिए मिलेगा। तो ये 3 नंबर जो है जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर रचना के लिए, यानी 5 नंबर आपको इससे मिलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6 का खंड खा, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें किसका दिया है, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंदन पंत या महाकवि सूरदास। यहाँ भी 3 नंबर जो है जीवन परिचय के लिए और 2 नंबर जो है रचना के लिए। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो ये कितने नंबर के लिए है, यहाँ 2 नंबर के लिए है। ऐसा श्लोक आपको लिखना है जो इस पाठ में ना आया, इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। भारतीय संस्कृति मूलम किम, भारतीय संस्कृत का मूल क्या है, पुरराजा का आसीत, पुरराज कौन था, चंद्रशेखरा का आसीत, चंद्रशेखर कौन था, या वीर्या केन पूज्यते, वीरों की पूजा कौन करता है। तो ये आप संस्कृत के प्रश्न उत्तर याद करेंगे और उनके आंसर देंगे, ठीक है, उनका उत्तर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है जो कि कितने नंबर का है, 9 नंबर का है। तो पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, या आतंकवाद का कारण एवं निवारण, या जनसंख्या से क्या लाभ और हानि है, या नारी सशक्तिकरण पर आपको निबंध लिखना है जो 9 नंबर का है। तो मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिले। और